Good morning everyone. Welcome to UPSC Gateway IAS. Myself Ratnesh Rai. I am here with अभ्यास सेशन. देखिए इस अभ्यास सेशन में इंडियन पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से 20 क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं. जब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं यानी जब हम संवैधानिक ढांचे की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो कहीं ना कहीं उसके इतिहास से जुड़ी हुई हैं. और जब हम इतिहास की बात करेंगे, जब उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो हम उस पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को दो टाइम पीरियड के अंदर पढ़ते हैं. पहला है कंपनी रूल और दूसरा है क्राउन रूल. और कंपनी रूल जो स्टार्ट होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके हम 1858 तक पढ़ते हैं, और जो क्राउन रूल है हम उसको 1858 से लेके 1947 तक पढ़ते हैं. तो इसी टाइम पीरियड से हमने 20 क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम किए हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम. तो आइए हम लोग विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स बिगिन. राइट, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं 4 पंक्तियां आपके सामने रखूंगा, और ये 4 पंक्तियां कहीं ना कहीं हम सभी के करीब होती हैं, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हों. आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपके माइंड में स्ट्राइक करते हैं. जैसे आपने कोई एक लक्ष्य निर्धारित किया, कोई ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किया अपने लाइफ का, अपने कैरियर गोल आपने डिसाइड किया है, तो सबसे पहले आप ये सोचोगे कि इस कैरियर गोल को मैं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. उसके लेवल को आप जज करते हो, आप ये सोचते हैं कि मैं उस लेवल के काबिल हूं या उस लेवल पे मैं कहीं असिस्ट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं. तो ये 4 पंक्तियां हम एक दूसरे के करीब पाएंगे. एक समर रणभूमि में, एक समर अंतर्मन में, जीत समर अंतर्मन का हो तो उतरो रणभूमि में. मतलब कि जो रणभूमि की बात कर रहा है वो है आपका ऑब्जेक्टिव, आपका गोल. जैसे आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका गोल सिविल सर्विसेज एग्जाम है. आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका गोल जुडिशरी का एग्जाम है. आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, आप किसी भी फील्ड में हो, ये 4 पंक्तियां आप सभी अपने करीब पाएंगे. ठीक है, तो जो युद्ध, जो आपका समर, जो आपकी जो दुरूह प्रश्न होते हैं, जो आपके सबसे पहले मनोमस्तिष्क में आते हैं, अगर आपने उस पर विजय प्राप्त कर ली तो वही लिखा हुआ है जीत समर अंतर्मन का. तो उसको अगर आपने जीत लिया तो आप ये मानिए कि 90% आपने एग्जाम को क्रैक कर लिया है. बस 10% आपको फोकस्ड रहना है, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलना है, प्रॉपर मेंटरशिप के साथ चलना है. ठीक है, और अपने आप के असेसमेंट के लिए हर एक टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं, ये याद रखिएगा. ठीक है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा. चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 1 इज थ्रू दिस एक्ट अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज फॉर्म टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी. स्टेटमेंट सेकंड है थ्रू दिस एक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज फॉर्म टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी. विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू? ऑप्शन 1 ओनली 1 and 2 only 2 and none of the above. हिंदी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करिए. इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया. इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक मामलों के प्रबंधन के लिए निदेशक मंडल का गठन किया गया. देखिए ये बहुत एक बेहतर क्वेश्चन है, बहुत एक बैलेंस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस आपके कमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से क्वेश्चंस निश्चित तौर पर आते ही रहते हैं. इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए यानी पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, किसकी बात कर रहा है? उसके प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल. और इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए यानी कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल का गठन किया गया. देखिए जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होता है तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ. लॉर्ड नॉर्थ ने एक सीक्रेट कमेटी को बनाया था, और उस सीक्रेट कमेटी यानी गुप्त समिति के रिकमेंडेशन, उसकी सिफारिशों के आधार पर ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होता है. जो इसकी भूमिका है, इसके पीछे भी एक इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है. एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक बहुत बड़ी कॉलोनी लंदन के हाथ से जा रही थी. ठीक है, तो उनको अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए
जो फार ईस्ट यानी कि जो इंडिया है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर एक इनकम ऑफ सोर्स को मेंटेन रखना था, उसी के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ। ठीक है, तो इस पार्लियामेंट ने 2-3 चीजें चेंज की। अभी तक क्या हो रहा था कि एक मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में, लेकिन उसको रेगुलेट करने की कुछ आवश्यकता महसूस हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इसलिए एक्ट पास हुआ। उस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने और उनके हेल्प के लिए, उनके असिस्ट के लिए 4 मेंबर की काउंसिल्स बनाई गई। ठीक है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि लंदन में बैठते थे, जिनकी जो उसके मेंबर जो थे वो 24 मेंबर थे, वो ऑलरेडी कंपनी की एक्टिविटीज को क्या करते थे, रेगुलेट करते थे। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट को आप पढ़िए। स्टेटमेंट ये कहता है इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, जो ये आप जो कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अगर आप आगे इसके एक्ट को पढ़ेंगे तो 1773 की कुछ कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया और इन दोनों की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये कहता कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करिए, ठीक है, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में ये दोनों कथन सही हो जाते। क्यों? क्योंकि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों और राजनीतिक मामलों को पृथक कर दिया गया, यानी अलग कर दिया गया। ठीक है, तो 1784 के संदर्भ में, पिट्स इंडिया के संदर्भ में ये दोनों कथन तो सही हो जाते हैं, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में ये दोनों कथन गलत हो जाते। क्यों? क्योंकि कोर्ट, ये जो निदेशक मंडल है यानी बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, प्रॉपर कंपनी के व्यापारिक मामलों के प्रबंधन के लिए इसको जो निर्माण किया गया वो कब किया गया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और ये जो आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहे हैं, ये क्रिएट किया गया था किसके एक्ट के थ्रू? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं? तो आंसर क्या हो गया? उपर्युक्त कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्रिएटेड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा निर्मित गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद यानी उनकी काउंसिल का कौन सदस्य नहीं था? देखिए पढ़िए ऑप्शन। लॉर्ड नॉर्थ, जॉर्ज मिल्टन, रिचर्ड बॉरवेल और वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि लॉर्ड नॉर्थ क्या थे? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे, जिन्होंने एक सीक्रेट कमेटी बनाई और उस सीक्रेट कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होता है और उस एक्ट के थ्रू क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे? बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है? का सदस्य कौन नहीं था? और वॉरेन हेस्टिंग्स के हेल्प के लिए यानी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्य यानी 4 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई। उसका सदस्य कौन था? देखिए उसके 4 सदस्य थे। एक थे जॉर्ज मेंसन, एक थे रिचर्ड बारवेल और तीसरे थे लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लेवरिन। ठीक है, और जो चौथे मेंबर थे वो कौन थे? फिलिप फ्रांसिस। ठीक है, फिलिप फ्रांसिस। ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सदस्य नहीं था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड नॉर्थ और वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी जो उस मेंबर के जो 4 सदस्य कौन थे? जॉर्ज मिल्टन, रिचर्ड बॉरवेल, लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लेवरिन और फिलिप फ्रांसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। Which of the following events took place during the tenure as Governor General of Bengal Warren Hastings? जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? ठीक है, तो पहली जो इवेंट्स दिया गया है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर,
दूसरा इवेंट है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, और तीसरा इवेंट जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और फोर्थ क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, देखिए क्या है इसका आंसर। देखिए पहली बात तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी हम सभी के पास होनी चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप पीसीएस ओरिएंटेड एग्जाम के लिए लगे हुए हैं तो आपको थोड़ा फैक्ट्स पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आपको पहली बात ये देखना होगा कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं तो उनका टाइम पीरियड क्या होता है। देखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये पोस्ट बना था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो 1774 में ये जो गवर्नर जनरल जब वॉरेन हेस्टिंग्स बने तो उनका जो कार्यकाल था वो था 1774 से लेके 1785 तक। ठीक है, 1785 में ये रेजिग्नेशन देते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, और 1787 जब उनको रिकॉल किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो उनके ऊपर इंपीचमेंट प्रोसेस चलता है। वो 1787 से लेके 1795 तक इनके ऊपर इंपीचमेंट प्रोसेस चलता है, इसलिए 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये कार्यकाल इनका एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1774 से 1785 तक होता है। तो हम ये देखेंगे जो इवेंट्स दिए हुए हैं उसका टाइम पीरियड इस टाइम पीरियड से मैच करता है कि नहीं करता। आइए देखते हैं। जो प्रथम आंग्ल मैसूर वॉर है, ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1767 से 1769 तक, और इस टाइम पीरियड के अंदर बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं होता था, बंगाल का गवर्नर होता था, और इस टाइम पीरियड में बंगाल का गवर्नर थे हैरी वेरलेस्ट। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये घटना इस टाइम पीरियड में नहीं हुई थी। ठीक है, इसे कट कर देते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करोगे तो देखिए प्रथम आंग्ल मराठा की जो शुरुआत होती है ट्रीटी ऑफ सूरत से होती है, जो कि ट्रीटी ऑफ सूरत इन बिटवीन ब्रिटिश एंड मराठा ये होता है 1775 में, 1775 में। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1775 से चलता है 1782। ये लगभग 7 वर्षीय वॉर था, 7 वर्षीय युद्ध था, और ये युद्ध खत्म होता है ट्रीटी ऑफ सलबाई से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस इस तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं कि किस संधि के तहत के बाद, ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है, और यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस ट्रीटी के जरिए ये युद्ध खत्म होता है। तो ट्रीटी ऑफ सूरत जो कि 1775 में होता है उसके बाद ये वॉर होता है, और ट्रीटी ऑफ सलबाई के थ्रू जो कि 1782 में होता है इसके तहत ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है पिट्स इंडिया, तो ये जो घटना है वो इस टाइम पीरियड के दौरान होता है। पिट्स इंडिया 1784 में हुआ। ठीक है, उस वक्त जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, विलियम पिट द यंगर। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो आप देख रहे हैं इसकी स्थापना हुई थी 1784 में सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने। ठीक, तो सर विलियम जोन्स ने ही पहली बार क्या किया, ये एक्चुअली जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी वो क्या होता था, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश भाषा में अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, प्राच्य विद्या के प्रमोशन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, विलियम जोन्स ने। और इन्हीं विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अनुवाद किया था इंग्लिश में। ठीक है, इसी संस्था के थ्रू। ठीक है, तो 1784 में इसकी स्थापना होती है। तो ये भी जो घटना है वो इस टाइम पीरियड के दौरान होती है जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं। तो ये 3 जो घटनाएं हैं वो इस टाइम पीरियड में घटित होती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में 2, 3, 4 कहां है, 2, 3, 4, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विद रेफरेंस टू पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस एक्ट सेपरेटेड द पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंड स्टेटमेंट, दिस एक्ट फ्रीड, या एग्जेम्प्टेड भी लिख सकते हैं, फ्रीड की जगह आप एग्जेम्प्टेड भी वर्ड यूज कर सकते हो। दिस एक्ट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल and the council from the jurisdictions of the Supreme Court. Which of the above statement is true? ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट है, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। ठीक है,
तो मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में ये डिस्कस कर चुका हूं कि पहली बार 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों और राजनीतिक मामलों को पृथक कर दिया गया था। और ये पहली बार हुआ था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने क्षेत्र थे भारत में उनको बोला गया ब्रिटिश भारत के क्षेत्र। ठीक है, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। तो यानी इसका मतलब ये कथन जो है 1784 पिट्स इंडिया के संदर्भ में ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हम एक सुप्रीम कोर्ट का भी निर्माण करते हैं 1774 में फोर्ट विलियम में। ठीक है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार हैं, जो उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको पूरी तरीके से डिफाइन नहीं किया था। तो उसके बाद उसकी कमियों को दूर करने के लिए हम पढ़ते हैं कि 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। ठीक है, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया जाता है, जिसे हम बंदोबस्त कानून भी पढ़ते हैं। इस कानून ने क्या किया कि दिस एक्ट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल from the jurisdictions of the Supreme Court as well official of the East India Company। मतलब 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने क्या किया, गवर्नर और उसकी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी काउंसिल को, साथ ही वो सभी कर्मचारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब 1784 के संदर्भ में यानी पिट्स इंडिया 1784 के रेफरेंस में, कॉन्टेक्स्ट में ये जो स्टेटमेंट आपका सेकंड है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये जो आपका प्रावधान है, वो किस एक्ट के थ्रू हुआ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के थ्रू। तो विच इज आर ट्रू, तो आपका स्टेटमेंट 1 ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, उसको मैच करना है लिस्ट 2 से, यानी कि एक्ट दिया हुआ है और उस एक्ट से जुड़े प्रोविजंस दिए हुए हैं, उनको हम मैच करना है और नीचे जो कोड दिया हुआ उसे हमें सही आंसर चुनना है। तो देखिए पहला चीज क्या लिखा हुआ है, चार्टर एक्ट यानी चार्टर अधिनियम 1833, इसमें लिखा है गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति। देखो चार्टर एक्ट जो 1833 है वो क्या है, 1792 के चार्टर अधिनियम के थ्रू क्या किया गया था, कंपनी को 20 वर्षों के लिए फिर से भारत के साथ व्यापार करने के लिए अधिकार दिया गया था। नहीं, ये जो अधिकार क्राउन देता था, ब्रिटिश का क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर के माध्यम से देता था, इसलिए ऐसे एक्ट को चार्टर एक्ट कहा जाता था। इसकी जो अवधि होती थी वो 20 वर्ष की होती थी। ठीक है ना, तो देखिए चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल बात सही है। क्यों, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट ने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सारी विधायिका शक्तियां क्या हुई, वो गवर्नर जनरल के पद में दे दी गई। और पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। इस एक्ट ने क्या किया कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से गवर्नर की विधायिका शक्तियों को वापस ले लिया, यानी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको छीन लिया और सभी लेजिस्लेटिव पावर्स किसके तहत डाल दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास। ठीक है ना, इसी एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल परिषद चली आ रही थी, जिसमें सदस्य 4 होते थे, उसके सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई और एक चौथे सदस्य को अपॉइंट करने का अधिकार दिया गया। वो सदस्य कौन हो सकता था, एक कानून का जानकार हो सकता था, कानून का विशेषज्ञ हो सकता था। इसलिए जो चौथा मेंबर था वो कानूनी सदस्य के रूप में उसे नियुक्त किया जा सकता था, अपॉइंट किया जा सकता था। तो इस संदर्भ में चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के संदर्भ में ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए अधिनियम 1793 क्या करता है, 1793 भारत पर व्यापार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ाएगा। देखिए ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया, कंपनी को 20 वर्ष के लिए भारत के साथ और सुदूर पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया
और इसकी जो अवधि 20 वर्ष होती थी, यानी 1793 के बाद हम 1813 पढ़ते हैं, 1813 के बाद 1833 पढ़ते हैं, 1833 के बाद 1853 पढ़ते हैं। इस तरीके से आप देखोगे हर चार्टर एक्ट को 20 वर्षों के बाद लाया गया था। 20 वर्ष के लिए 20 वर्षों का एक अधिकार दिया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, सही मिलान किया गया है। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 क्या है? चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है। चार्टर अधिनियम 1853, देखिए इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब इंग्लिश में देखिए, लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इस अधिनियम ने कुछ गैर सरकारी सदस्यों को बढ़ाने की अनुमति दी और इस काउंसिल में टोटल 6 मेंबर होते थे और इस 6 में से जो 4 मेंबर थे उसको मतलब स्थानीय प्रतिनिधि का मतलब 4 प्रेसिडेंसी से, यानी उसमें थी मद्रास, बंगाल, ठीक है, बॉम्बे और आगरा। यानी ये जो 4 प्रतिनिधि जो चुने जाएंगे वो किस प्रेसिडेंसी से चुने जाएंगे? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की प्रेसिडेंसी से चुने जाने थे। ठीक है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? A1 का बी। हाँ, तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ग तथा इनमें से किसी एक के कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रावधानित किया गया था? इंग्लिश में पढ़िए। No Indian or a native subjects of the crown shall by reason of his religion, place of birth, race, class or any of these be deemed to be ineligible for any place, office or service under the company. This provision was made by which of the following acts? देखिए, जब आप 1833 के आप चार्टर एक्ट को, चार्टर अधिनियम को पढ़ते हैं तो इसने क्या किया कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रारंभ करने का प्रयास किया। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता यानी ओपन कंपटीशन की स्टार्टिंग की किस एक्ट ने? 1833 के एक्ट ने। तो इस एक्ट का जब सेक्शन 87 आप पढ़ते हैं, जो आप सेक्शन 87 पढ़ते हैं, तो उसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी मतलब कि क्राउन की देशज प्रजा यानी जो ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र है भारत के अंदर, उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ग के कारण कंपनी के अधीन किसी भी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। भारतीय संविधान में जब हम देखते हैं, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, तो हम समानता के अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, समानता का अधिकार कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें समानता का अधिकार भी दिया गया है। तो जब आर्टिकल 15 को आर्टिकल 16 के साथ आप पढ़ते हैं तो ये भावना आपको सामने दिखेगी। आर्टिकल 15 क्या कहता है? भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जन्म स्थान, वंश, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या करता है? लोक नियोजन में अवसर की समता यानी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समता। ठीक है, तो आप ये देखेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि हमारी समझ एक अच्छी तरीके से विकसित हो सके। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, ठीक है, ये इसके संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मुख्य परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछता है कि समानता के कुछ अधिकार जो है वो किससे प्रभावित हैं, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रभावित हैं, तो उसके आंसर को इंटरलिंक आप कर सकते हैं किसके? 1833 के चार्टर अधिनियम के सेक्शन 87 से आप जो है इसको लिंक करके आप उसको अपने आंसर्स को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका से संबंधित शक्तियों से वंचित कर दिया गया और चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
Consider the following statements. The governor of Madras and Bombay were deprived of legislative powers by the Charter Act 1833. Second statement, Macaulay Committee was appointed in relation to the Indian Civil Services by the Charter Act 1833. इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम किया गया है। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी अदर स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पढ़ो पहले, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका से संबंधित शक्तियों से वंचित कर दिया गया। देखिए, मैंने अभी इसे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इसी अधिनियम के तहत मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स की विधायिका शक्तियों को छीन लिया गया था, डिप्राइव कर लिया गया था। और ये विधायी शक्तियां किसको दे दी गई थी? भारत के गवर्नर जनरल को, अर्थात विलियम बेंटिक को। तो इसके संदर्भ में ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन पढ़िए। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। देखिए, मैंने ये बोला था आपसे, इससे पहले क्वेश्चन देखिए मैंने क्या बोला था, ये पढ़िए। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया था कि सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए क्या किया, ओपन कंपटीशन की शुरुआत की गई। लेकिन क्या हुआ था कि कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स थे, निदेशक मंडल थे, उन्होंने इस प्रावधान का विरोध किया गया, इसलिए इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया। यह प्रावधान आगे 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या किया गया था, लागू किया गया था, यानी 1853। अगर इस स्टेटमेंट के अंदर चार्टर अधिनियम 1853 होता तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन अब चूंकि ये कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल गलत है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। क्योंकि चार्टर अधिनियम 1853 के तहत सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया और उस सिविल सेवा में भारतीयों की नियुक्ति के लिए कमीशन की नियुक्ति की गई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? मैकॉले। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ये जो प्रावधान है 1833 के तहत नहीं, 1853 के तहत हुआ था। तो ये कथन गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा गया, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? देखिए, ये आप इन सब चीजों का बहुत ध्यान दिया करिए, सत्य असत्य, इन चीजों का आप ध्यान देंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? केवल एक, यानी ऑप्शन 1 जो है आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। By the Government of India Act 1858, the Board of Control and the Court of Directors were abolished and the dual system of administration was introduced in India. Second statement, the post of Secretary of State for India was created by the Government of India Act 1858. Which of the above statement is not true या correct? हिंदी में पढ़ लीजिए इसको पहले। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली को पुनः प्रारंभ किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया। देखिए, जो शब्द है भारत में द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है, 1764 के बक्सर वॉर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या होता है कि दीवानी के अधिकार मिल जाते हैं। तो उस दीवानी के अधिकार का मतलब क्या है, आशय क्या है, जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसके अधिकार किसको मिल गए? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो निजामत के अधिकार वो किसको मिल गए? नवाब को। ठीक है, तो इसी व्यवस्था को एक टर्म दे दिया गया, एक टाइटल दे दिया गया, डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में यहां ये कथन तो सही है कि इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 abolished the control board of control and court of directors। यहां तक तो ये सही है, लेकिन चूंकि ये व्यवस्था यहां पे खत्म कर दी गई, इसलिए भारत में द्वैध शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल सही है।
1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा क्या किया गया कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा गया और लॉर्ड कैनिंग कौन बने, बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी अधिनियम ने क्या किया कि एक नए पद का सृजन किया गया, उसे कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत के राज्य सचिव। और इस भारत के राज्य सचिव की हेल्प के लिए क्या किया गया, इनके एक परिषद का निर्माण किया गया जिसे हम बोलते हैं भारत परिषद। भारत परिषद, और इस परिषद के सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 15। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के संदर्भ में जो आपका आंसर है कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट 2 आपका सही है। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिसेंट्रलाइजेशन वाज इनिशिएटेड बाय रिटर्निंग लेजिस्लेटिव पावर्स टू द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। निम्नलिखित दिए गए किस अधिनियम के अंतर्गत मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसीज को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। देखिए, विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है, और हम ये देखेंगे कि सेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो किस एक्ट के साथ स्टार्ट होती है, रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के साथ। पूछेंगे सर हाउ, देखो क्या होता है कि जब हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जब हम शक्तियों का क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप शक्तियों की एक सोर्स को आप केंद्रीकरण कर देंगे, उसका मतलब एक व्यक्ति को दे देंगे, तो इसका मतलब वो केंद्रीकरण हो गया। इसलिए हम देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हो गया था, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज को किसके अंडर कर दिया गया, बंगाल की प्रेसिडेंसीज के अंदर। ठीक है, और ये जो इसकी चरम अवस्था थी वो थी 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि एक नए पद का निर्माण किया गया, उसको कहा गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल, और भारत के फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे वो क्या थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी 1833 के चार्टर एक्ट ने क्या किया कि मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसीज की विधायिका शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स को क्या कर लिया, डिप्राइव कर लिया, यानी छीन लिया। और ये विधायी शक्तियां किसको दी गई, भारत के गवर्नर जनरल अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो ये जो पूरी जो चरम अवस्था थी किसकी, सेंट्रलाइजेशन की। और हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम बनता है, उसके बाद एक और अधिनियम आता है 1861। इसमें पहली बार ब्रिटिश सरकार ये महसूस करती है कि भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, भारत सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और उससे संबंधित कानूनों के निर्माण के लिए भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व देना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए यह अधिकार दिया गया भारत के वायसराय को कि अपने विस्तारित परिषद के अंदर कुछ सदस्यों की नियुक्ति कर सकता था जो कि वो भारतीय होने चाहिए थे। इसलिए आप पढ़ोगे 1861 का जब आप एक्ट पढ़ोगे तो उसमें आप देखेंगे कि वायसराय ने क्या किया, बंगाल के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को क्या किया, अपने विस्तारित परिषद में उनको क्या किया, नियुक्त किया। ठीक है, और इसी एक्ट यानी 1861 के एक्ट ने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किया। और क्या कैसे किया, मद्रास के प्रेसिडेंसीज को और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज को विधायिका शक्तियां पुनः देकर, यानी वापस करके, लेजिस्लेटिव पावर्स उनको वापस कर दी गई। इसलिए इस संदर्भ में आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अंडर द चार्टर एक्ट 1853 इट वाज डिसाइडेड टू इलेक्ट 4 आउट ऑफ 6 मेंबर of the governor general councils from which of the following local provincial governments। ठीक है, देखो चार्टर एक्ट 1853 में मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है इसी सीरीज में, तो उसमें हमने डिस्कशन किया था कि 4 सदस्य कौन से स्थानीय प्रांतीय सरकारों से लिए जाएंगे, यानी लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लिए जाएंगे। उसमें कौन कौन से गवर्नमेंट की मैंने बात की थी, बंगाल की बात की थी मैंने, मद्रास की बात की थी, बंबई की बात की थी, आगरा की बात की थी। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा इज आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, समझ गए आप। तो 6 में से जो 4 सदस्यों का जो चुनाव होना था, ठीक है, वो स्थानीय प्रांतीय सरकारों से होना था। कौन सी प्रांतीय सरकारें थी, कौन सी प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा। ठीक, समझ आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
हु इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, जब आप 1909 का भारत परिषद अधिनियम आप पढ़ेंगे, ठीक है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, भारत परिषद अधिनियम जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्या किया गया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की प्रारंभ किया गया। ठीक है, इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब आधार क्या था? इसके अंदर मुस्लिम सदस्यों का चुनाव क्या कर सकते थे? मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, इसलिए इसको सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कहा गया। और लॉर्ड मिंटो केम टू बी नो एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, लॉर्ड मिंटो कौन थे? लॉर्ड मिंटो भारत के क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे और उन्होंने इस पद्धति का यानी सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ किया। सांप्रदायिक निर्वाचन किसे दिया गया? मुस्लिमों को। तो मुस्लिमों के निर्वाचन के लिए मुस्लिम मतदाता ही मत दे सकते थे, इसलिए इसको ये कहा गया सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति। और इसके जनक किसे माना गया? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। और ये व्यवस्था कहां से की गई? भारत परिषद अधिनियम 1909, 1909। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अंडर विच एक्ट सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वॉज मेड द फर्स्ट इंडियन मेंबर यानी लॉ मेंबर यानी विधि सदस्य of the Viceroy Executive Council, Government of India Act 1892, Council of India Act 1909, Government of India Act 1919, Council of Indian Act 1861, भारत शासन अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें बताइए, देखिए भारत परिषद अधिनियम जब आप 1909 पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि पहली बार क्या कहा गया? पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन करने का अवसर मिला और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को गवर्नर की कार्यपालिका परिषद का पहला विधि सदस्य बनाया गया। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? बी सही होगा, भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। थ्रू दिस एक्ट द वायसराय गॉट द राइट टू इश्यूज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस माने अध्यादेश इन इमरजेंसी विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, बाय दिस एक्ट प्रोविजन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज मेड फॉर मुस्लिम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? दिस एक्ट ऑथराइज प्राइवेट मेंबर्स टू डिबेट द बजट एंड आंसर क्वेश्चंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू। देखिए ये जो कीवर्ड्स होते हैं इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कौन सा सत्य नहीं है यानी कौन असत्य है। विद रेस्पेक्ट टू द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861, हिंदी में पढ़ लीजिए इसको। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया और इस अधिनियम ने गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। कोर्ट में क्या है? उपयुक्त में से कौन सा से कथन भारत परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में सत्य नहीं है? ठीक है, इसका आंसर दीजिए। देखिए 1861 जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है, उस अधिनियम ने क्या किया था? उस अधिनियम ने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ और इस ऑर्डिनेंस की जो टाइम पीरियड होता था वो कितने महीने का होता था? 6 मंथ। ठीक है,
तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्या, भारत परिषद अधिनियम 1861 के लिए, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना हो तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पहले पढ़ना चाहिए। जब भारतीय संविधान में आप देखेंगे राष्ट्रपति शक्तियों और गवर्नर की शक्तियों के, तो आप पाएंगे भारतीय संविधान में आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है और राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है भारतीय संविधान में, ठीक है। तो इसको आप इंटरलिंक कर सकते हैं। अगर ये पूछे कि भारतीय संविधान के अंदर राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो प्रभावित है भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, तो इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर देने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस में अगर मेंस में बनता है तो इसको आंसर देने के लिए आप क्वेश्चन के आंसर को इंटरलिंक कर सकते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भारत परिषद अधिनियम 1861 से, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? तो इसके संदर्भ में यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। देखिए अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये डिस्कस किया था कि यह जो प्रावधान है वो भारत परिषद अधिनियम 1909 से आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इस अधिनियम ने गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। ये किस एक्ट के थ्रू आया? क्या ये 1861 के अधिनियम के तहत आया, भारत परिषद के अधिनियम के तहत, या भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत आया? तो अगर आप पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि ये जो प्रावधान है वो भारत परिषद अधिनियम 1892 से प्रभाव में आया, इसलिए भारत परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में यह कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन 2 और 3 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन 2 और 3। 2 and 3 इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भारत परिषद अधिनियम 1861। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेट लेजिस्लेचर्स गॉट द राइट टू मेक देयर ओन बजट, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, डायरकी इन द प्रोविंसेस वाज abolished, डायरकी सिस्टम वाज स्टार्टेड इन द सेंटर, ठीक है। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, बोल रहा है कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है, संदर्भ में सत्य नहीं है। विद रेस्पेक्ट टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, देखिए भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत पहली बार क्या हुआ, केंद्र के बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो 1919 के संदर्भ में यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है, समझ आए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत क्या किया गया? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसके लिए 1923 और 24 में एक ली कमीशन का क्या किया गया? गठन किया गया और उस ली कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसलिए 1919 के अधिनियम के संदर्भ में ये दो कथन बिल्कुल क्या है? सत्य है, ठीक है। प्रांतों में दैव शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ये किस अधिनियम के तहत है? ये अधिनियम है 1935 के तहत। क्यों? क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ? तीन सूचियों की पहचान की गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत तीन सूचियों की पहचान की गई। पहली सूची संघ सूची जिसके अंदर 59 विषय थे, दूसरी सूची प्रोविंशियल यानी प्रांतीय सूची जिसके अंदर विषयों की संख्या थी 54 और तीसरी सूची समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, इसके अंदर विषयों की संख्या थी 36, ठीक है। और जो रेजिडरी पावर्स थी यानी अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसे दे दी गई थी? भारत के वायसराय को। तो इसलिए हमने क्या किया, जब सूचियों की व्यवस्था की गई यानी प्रांत जो है अपने विषयों पर कानून बना सकते थे, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया थ्रू भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। दूसरा देखिए, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया। यह भी जो व्यवस्था है भारत शासन अधिनियम 1935 की देन है। इसलिए ये जो दो कथन है
स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द इंडियन काउंसिल एक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? 3 एंड 4, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है? स्टेटमेंट 1 पढ़िए। स्टेटमेंट 1 दिया है बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, रेजिडुअरी पावर्स वर गिवन टू द वाइसरॉय, एंड स्टेटमेंट नंबर 4, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। Which of the above is are the provisions of the Indian Council Act 1935? ठीक है, तो बताइए कौन से प्रोविजंस जो हैं, जो दिए जो प्रोविजंस हैं वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 के तहत दिए गए थे। ठीक है, देखो जो प्रांतीय स्वायत्तता है, प्रांतीय स्वायत्तता का जो प्रारंभ किया गया वो किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया कि संघ सूची यानी फेडरल लिस्ट, प्रांतीय सूची यानी हमने प्रोविंशियल लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची हमने तैयार किया, और कुछ अवशिष्ट शक्ति यानी रेजुलरी पावर्स हमने किसके तहत स्टार्ट की? भारत परिषद अधिनियम 1935 के अंडर। तो प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हो गया क्योंकि प्रांत यानी प्रोविंशियल जो स्टेट्स थे वो क्या करते, अपनी सूचियों के आधार पर अपने कानून बना सकते थे। द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा क्या है, मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि पहली बार द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना कब की गई थी, तो हम देखेंगे कि पहली बार द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, 1919 के तहत। तभी आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का भी प्रारंभ 1919 के तहत किया गया था। ठीक है, अब देखिए अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को प्रदान की गई, ये बिल्कुल सही है, तो ये भी सही हो जाएगा। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का जो गठन किया गया था, यह भी 1919 के एक्ट के थ्रू किया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या सही, कौन सा होना चाहिए? आपका आंसर कौन सा सही होना चाहिए? 1, 2 और 3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ए सही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन इसमें है द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना केंद्र में, तो अगर इस स्टेटमेंट से पहले केंद्र लगा होता तो बिल्कुल सही आंसर था 1935 के अधिनियम के तहत। अगर पहली बार द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की बात करता तो आर्टिकल 1919 हो जाता। इसलिए चूंकि ये दोनों चीजें नहीं दी गई हैं, तो हम 1935 के भारत परिषद अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम, ये परिषद नहीं होगा, शासन अधिनियम होगा। ठीक है, तो इसके संदर्भ में ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच ऑफ द अबव इज आर द फीचर्स ऑफ द रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ। इसमें हमने एक फेडरल लिस्ट बनाई जिसे हम संघ सूची कहते हैं। इसमें हमने 59 सब्जेक्ट्स रखे। फिर हमने प्रांतीय सूची बनाई यानी कि प्रोविंशियल लिस्ट, उसमें विषयों की संख्या हमने रखी 54। फिर हमने बनाया समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, इसमें हमने विषयों की संख्या रखी 36। और अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजुडरी पावर्स हमने किसे दे दी गई? वायसराय को, वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये व्यवस्था भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। भारत सरकार हटा दीजिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। ठीक है, यानी ये बिल्कुल सही है। संघीय लोक सेवा आयोग का निर्माण किसके तहत किया गया? संघीय लोक सेवा आयोग का निर्माण भी किसके तहत किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, तो ये भी सही हो जाएगा। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। देखिए ये समझिए, ये क्या है? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हमने क्या किया गया था? भारत के राज्य सचिव का क्या किया था? पद का निर्माण किया था। और उसी भारतीय परिषद को हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत समाप्त कर दिया, यानी ये भी आपका सही हो जाएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ये भी हमने क्या किया?
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रारंभ किया। तो ये दोनों सारे चारों कथन इसके संदर्भ में सत्य हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following provisions were included under the Indian Council Act 1909? For the first time, an Indian was made a law member of the Viceroy Executive Council. दूसरा स्टेटमेंट, authorized non-official members to debate the budget and answer questions from the executive. Option C, formation of the office of the High Commissioner of India in London. और ऑप्शन डी, इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। हमें ये देखना है कि कौन सा ये जो प्रोविजंस हैं वो इंक्लूड किए गए थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंडर। ठीक है, समझ गए? तो देखो इसका स्टेटमेंट ए पढ़िए आप। स्टेटमेंट ये क्या कहता है कि प्रथम बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद का विधि सदस्य बनाया गया, और ये विधि सदस्य कौन बने थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को भारत के गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का प्रथम विधि सदस्य बनाया गया। और ये इसकी शुरुआत कहां से होती है, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर है ये वो ए सही हो जाएगा। बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु गैर सरकारी सदस्यों को अधिकृत किससे किया गया, 1892 के एक्ट से। ठीक है, दूसरा, लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का गठन कब हुआ, 1919 के एक्ट के साथ। ठीक है, और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था ये भी एक्ट 1919। ठीक है, तो इसके संदर्भ में बाकी ये तीन ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन वॉज मेड अ लॉ मेंबर ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बाय विच एक्ट द सिस्टम ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स इन सिविल सर्विसेज बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड मेकिंग रिजर्वेशन इन पोस्ट वॉज एबॉलिश्ड। किस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको पढ़िए और तत्काल आंसर देने की कोशिश करिए। देखो, आप जब भारत शासन अधिनियम 1947 को पढ़ते हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि इस अधिनियम के तहत 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत क्या किया गया, ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और यह जिम्मेदारी राष्ट्रमंडल देशों से संबंधित भारत के राज्य सचिव को दे दी गई थी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जब ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव का पोस्ट खत्म हो जाएगा, पद समाप्त कर दिया जाएगा, तो इससे संबंधित सारी शक्तियों का भी समाप्त हो जाना जरूरी था। तो इस अधिनियम के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत यह जो प्रावधान था इससे पहले कि राज्य सचिव सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने के लिए अधिकृत था, इस व्यवस्था का जो समापन है, जो एबोलिशमेंट ऑफ दिस सिस्टम वॉज एबोलिश्ड बाय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत राज्य सचिव के इस पावर को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि राज्य सचिव का जो पोस्ट होता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंडर समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 स्टेटमेंट और उसके रीजन से संबंधित है, पढ़िए इसको। All the powers of the Secretary of State for India were transferred to the Secretary of State for Commonwealth Affairs by the Indian Independence Act 1947. रीजन लिखा है, द पोस्ट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी इन ब्रिटेन वॉज एबॉलिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत सचिव की सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। कारण इसका बोला है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया था। देखिए, स्टेटमेंट कथन जो है ये बिल्कुल सही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा क्या किया गया था कि भारत सचिव की सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया था।
तो और कारण देखिए क्या लिखा है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत के द्वारा ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। देखिए ये जो व्यवस्था है वो व्यवस्था किसकी है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, ठीक है। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 ने क्या किया, किस पद को समाप्त कर दिया गया, भारत परिषद। और ये भारत परिषद वही परिषद है, जब हम 1858 का अधिनियम पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि एक नया पद भारत का राज्य सचिव का निर्माण होता है और उसको हेल्प के लिए, उसके असिस्ट के लिए हम 15 सदस्यीय एक काउंसिल का निर्माण करते हैं जिसको हम भारत परिषद कहते हैं। इस भारत परिषद की समाप्ति किस अधिनियम के तहत हुई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और ब्रिटेन में भारत सचिव का पद किससे समाप्त हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी कथन तो सत्य है, कारण आपका बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, कथन सत्य है तथा कारण क्या है, असत्य है, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Who among the following was the Secretary of State for India? Lord Stanley, विलियम हैरे, जॉन मॉर्ले, एडविन मॉन्टेग्यू। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य सचिव थे, लॉर्ड स्टैनली, विलियम हेयर, जॉन मार्ले और एडविन मॉन्टेग्यू। देखो 1858 के भारत अधिनियम के तहत जो एक्ट ऑफ 1858 था, 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम आता है। और ये 1858 का अधिनियम क्या करता है, भारत के जो गवर्नर जनरल थे उसको भारत का वायसराय बोल देता है। और लॉर्ड कैनिंग क्या कहते हैं, भारत के प्रथम वायसराय होते हैं। और एक नए पद को क्रिएट करता है, एक नए पोस्ट को क्रिएट करता है भारत के राज्य सचिव। और भारत के जो राज्य सचिव होते हैं उसके हेल्प के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल का निर्माण होता है। तो जो भारत के पहले जो राज्य सचिव बनते हैं, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ये कौन होते हैं, लॉर्ड स्टैनली। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को। लॉर्ड स्टैनली वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भारत के पहले राज्य सचिव कौन थे, लॉर्ड स्टैनली। विलियम हेयर, ये भारत के लास्ट क्या थे, राज्य सचिव थे। और जॉन मार्ले, आप जानते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, यानी 1909 का एक्ट। ठीक है, इसमें जॉन मार्ले क्या होते हैं, भारत के राज्य सचिव होते हैं। और मिंटो कौन होते हैं, भारत के वायसराय होते हैं। और एडविन मॉन्टेग्यू कौन होते हैं, आपने सुना होगा मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, यानी एक्ट ऑफ 1919। उसमें क्या होता है कि एडविन जो मॉन्टेग्यू होते हैं वो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, राज्य सचिव होते हैं। और चेम्सफोर्ड कौन होते हैं, वो भारत के वायसराय होते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य सचिव थे, तो उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव, ये सभी जो होते हैं भारत के राज्य सचिव होते हैं। ठीक है, आज के सेशन में हमने 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश की है। और ये सारे क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से रिलेटेड थे। और ये 20 क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आयोग अपने प्रश्नों का निर्माण करता है कमिंग एग्जाम्स के लिए, 28 मई को यूपीएससी है और उसके ठीक एक हफ्ते के बाद संभवतः यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स होना है। इसी के साथ आपका फरवरी में जुडिशरी का भी एग्जाम है, यूपीपीसीएस जे का 12 फरवरी से। तो अगर आप रियल एस्पिरेंट हैं, अगर आप इस सेशन को बहुत सीरियसली देखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टिल योर प्रीलिम्स एग्जाम, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लक्ष्य आपका है और भविष्य भी आपका है, कैरियर आपका है, उसमें हम थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उसको पाने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक होता है। अब इसका एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि 2010 में, इन 2010, ठीक है, ओडीआई क्रिकेट के अंदर सबसे फास्ट 200 यानी डबल सेंचुरी करने का श्रेय जाता है सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर ने अपने कैरियर का पहला 200 2010 में लगाया था। ठीक है, 147 बॉल के अंदर। और ठीक 12 साल के बाद यानी 2022 में ईशान किशन ने
इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, 200 रन, 200 डबल सेंचुरी इन जस्ट 126 बॉल। ठीक है, तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये रिकॉर्ड्स भी टूटते हैं, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन निरंतर प्रयास किया जाता है। और निरंतर प्रयास, लेकिन एक बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, सही मेंटरशिप के साथ अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता आप निश्चित तौर पर पाएंगे। छोटा सा प्रयास है हमारा, ताकि हम आपके एग्जाम के अंदर हम कुछ अपना एक योगदान, एक कंट्रीब्यूशन कर पाएं जो कि पॉजिटिव रहे आपके कैरियर के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। आज के सेशन में बस इतना ही। अगला सेशन एसपी सर के साथ, हिस्ट्री के साथ स्टार्ट होगा। एडवेंट ऑफ यूरोपियन के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ वो आपसे आपके नया सेशन लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।